बहुत बड़ा भाषण था, उसमें उन्होंने कहा कि इस नगरी से मेरा एक पुराना रिश्ता रहा है। 42 की क्रांति में कभी हम यहाँ से गुप्त रेडियो स्टेशन का संचालन किया करते थे। वहाँ से बम्बई से उषा मेहता, अरुणा इधर से, उज्जैन से एक मेरे मित्र हुआ करते थे, मुझे याद नहीं कि वे जीवित भी है कि नहीं, पंडित सूर्य नारायण व्यास ऐसा कुछ नाम उनका। तो जो साथ में बैठे किसी ने उनको स्लिप भेजी कि साहब वे जीवित हैं और बहुत अस्वस्थ हैं, उनकी स्मृति, पंडित जी का ब्रेन हेमरेज हो गया। ये स्लिप जयप्रकाश ने भरे मंच पर पड़ी, जो मुझे दिखाई देता किसी ने ऐसा सूचना उनको दी कि व्यास जी जीवित है। तो भाषण के बीच में थोड़ी देर का अंतराल और व्यवधान हुआ। मैंने जय बाबू को आंख में एक आंसू का कोर छल के देखा। वो जयप्रकाश ने कहा, भाषण जो चल रहा था उसका तारतम्य, उसकी गति, सीमा सब अविरुद्ध हो गई। कहने लगे अब मैं मित्रों शायद ज़्यादा बोल नहीं पाऊँ। मेरे मित्र जिनका मैं उल्लेख कर रहा था वे अस्वस्थ हैं, मैं उनके दर्शन को जाना चाहूँगा। उनसे मिलने के बाद मैं विचार करूँगा कि आगे क्या करना है। अब मैं बालक यहाँ बैठा उत्तेजित कि ये व्यक्ति तो मेरे घर जाने वाले हैं, ये आदमी तो मेरे घर जा रहा है, तो मैं पहले भागूं, क्योंकि मेरे पास तो कोई जीप गाड़ी नहीं, छतरी चौक से घर तक जाने का रास्ता। वो जीप गाड़ी में सब भागे, मैं पहुंचता हूं तब तक तो वो लवाजमा वहां पहुंच गया और द्वार पर मुझे ही रोक लिया जाता अंदर जाने से। पुलिस खड़ी है, अंदर जयप्रकाश चले गए हैं। आप, मैं कह रहा हूँ भाई मेरा घर है, मैं यहीं रहता हूँ, जैसे तैसे अंदर घुसा। तो पंडित जी को नाम से पुकारने वाला मैंने कोई, और संयोग देखिए दोनों महापुरुषों की जन्म शताब्दी एक ही वर्ष पड़ी। दुख का विषय यह है, मैं तो कई बार कहता हूं कि पंडित सुनान व्यास सौभाग्यशाली है, उनके पास कोई राजशेखर था, जयप्रकाश के पास नहीं था। उनकी जन्म शताब्दी पर उनके बनाए हुए किसी शरद यादव, किसी सुषमा स्वराज, किसी लालू प्रसाद को स्मरण नहीं आया कि जयप्रकाश की पूरा बर्थ सेंटनरी ऐसी सोनी चले जा रही। डाक टिकट के लिए मुझे चंद्रशेखर जी के पास जाना पड़ा, तब उनके गांव में जाकर एक डाक टिकट चुपचाप निकली, राष्ट्र को खबर भी ना हुई। दोनों की जन्म शताब्दी एक ही वर्ष थी। तो मैं जब घर गया तो मैंने देखा कि अपने पिता को नाम से पुकारते हुए एक आदमी, ये बूढ़ा जयप्रकाश नारायण, और 8:15 बजे बाद तो पंडित जी के बारे में ये किस्से सुना करता था उज्जैन में कि राष्ट्रपति भी आ जाए तो नहीं मिलते, गवर्नर भगा देते हैं, वो राज्यपालों को भगा दिया उन्होंने, वो राजाओं को समय नहीं देते हैं, कोई कितना बड़ा आदमी हो उसको उनके लिए अवकाश नहीं है, तो लोग जाने में डरते थे। और वो आवाज़ से बुला रहे हैं और पंडित जी बीमार अशक्त भागते हुए। उन दोनों को गले मिलते देखा, उनकी बातचीत सुनी, और पंडित जी जयप्रकाश से कह रहे हैं कि ये तुम्हारा बड़ा भक्त है, इसने बहुत चित्र वित्र काट के कहीं कहीं लगा रखे हैं, ऐसी कुछ जानकारी दे रहे हैं। मैंने एक पुस्तिका लिख दी थी उन दिनों, आप लगा दो इसे धर्म को, अपनी खुद की प्रिंटिंग प्रेस से, हैंड कंपोजिंग मशीन से भगत सिंह के विचारों का संकलन था जो धर्म के खिलाफ। तो मैंने जय बाबू को भेंट किया, तो पंडित जी ने कहा ये आग मूदता फिरता है। तो जयप्रकाश जो बोले मुझे याद है, उन्होंने कहा बेटा किसका है। ऐसी बातचीत कुछ हुई दोनों। उसके बाद मैंने जय बाबू से दिल्ली में जाकर प्रभाष जोशी जी के माध्यम से गांधी शांति प्रतिष्ठान में, गांधी स्मारक, राधा कृष्णन थे एक और एन राधा कृष्णन, उनके माध्यम से पूछना चाहा कि ये कौन सा प्रसंग है। तो वो प्रमाण मिला कि 42 की क्रांति में भारतीय भवन से गुप्त रेडियो स्टेशन चलाया जाता था 42 मीटर बैंड पर, जो क्रांतिकारियों को वायरलेस से संदेश प्रसारित करता था। तो ये कई ऐसे सारे, और आजादी जब आई तो बहुत सारे लोग लाइन में खड़े हो गए। आज तक वो सूची बढ़ती जा रही स्वतंत्रता सेनानियों की। कई बार मैं विस्मित होता हूं कि आजादी के बाद अभी एक सज्जन मिलने आए थे मुझे, दूरदर्शन में रहने से बड़े सारे लोगों का सामुख्य होता है। एक जलियांवाला बाग का अभिमन्यु करके एक पुस्तक ले आया एक सज्जन, ये पहली बार सुनी मैंने कृति। वो बोले साहब मैं भी क्रांतिकारी हूँ। वो कैसे बोले, जलियांवाला बाग में हमारी माता जी थी, माता जी के हम गर्भ में थे, इसलिए हम वहाँ के अभिमन्यु हैं। और वो ज्ञानी जैल सिंह ने उसकी भूमिका भी लिखी है, तो वे भी पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। वसंत साठे जी अपने पिता के कंधे पे बैठ के 42 की क्रांति में बंबई ग्वालियर टैंक गए थे, तो वे भी पेंशन ले रहे हैं। जिसने घर से कंकर मारा वे भी सेनानी है। कोई जेल हत्या और बलात्कार के अपराध में गए होंगे वो भी ले रहा हूं तो मैं नहीं जानता, तो जेल में तो गए थे उस दरमियान। तो मैं सोचता था कि पंडित जी को उनका स्वतंत्रता सेनानी में कहीं नाम दर्ज नहीं। 1947 में इस आदमी पर सबसे भयावह कांड लगता है। ग्वालियर का तख्ता उलटने का षड्यंत्र, ग्वालियर का रास्पुटीन, पंपलेट, पर्चे और पोस्टर घर से बरामद होते हैं। राष्ट्रद्रोह का मुकदमा 1946 के बिगिनिंग, और ये 1 साल चलता है। पंडित जी ठीक 15 अगस्त 47 को भी स्वतंत्र होते हैं। 19 महीने इंडियन डिफेंस एक्ट के तहत सुनान व्यास को कड़ी सजा। आरोप क्या पाया गया, ये आदमी ग्वालियर राज्य का तख्ता उलटने का षड्यंत्र रख रहा था कि देशी रियासतों में नहीं मिलने जा रहे हैं।
उन पर मुकदमा चला, और ये अब तो मेरे पास उसके सारे डॉक्यूमेंट में मुकदमे कॉपी और उस जमाने के अखबारों की कटिंग से पूरी फाइल बना ली मैंने। उनके मुकदमे की पैरवी के लिए कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी आते हैं, एक मुकदमे की पैरवी के लिए शरद चंद्र बोस आते हैं, 90 हज़ार की जमानत। उज्जैन के एक रईस है राजकुमार जवेरी, उनके पिता थे सर सेठ द्वारकादास जवेरी। आज तो विक्रम विश्वविद्यालय के पता नहीं कुलपति भी जानते हो कि नहीं कि ये जो सारी भूमि है जिस पर ये अकादमी है, जिस पर विक्रम विश्वविद्यालय बना है, जिस पर ये विक्रम कीर्ति मंदिर, ये सेठ द्वारकादास जवेरी की दी हुई है। उनको अब निमंत्रण शायद जाता है कि नहीं मैं नहीं जानता। कॉन्वेंट स्कूल उन्हीं की ज़मीन पे बना है, उनके बच्चों को एडमिशन के लिए वे दिल्ली मुझे फ़ोन करते हैं। उनका परिवार अभी यहीं सामने आनंद भवन है, कुलपति निवास के सामने। सेठ द्वारकादास जवेरी ने एक जमानत दी, एक बाबू पूनमचंद गर्ग थे, इन्होंने जमानत दी प्यासी की। और उस जमाने में जानते हुए कि महाराज सिंधिया इस बात के खिलाफ हैं कि कोई जमानत दे, और बैरिस्टर ब्रज किशोर चतुर्वेदी जो बनारसीदास चतुर्वेदी और श्रीनारायण चतुर्वेदी के भी अग्रज थे, उन्होंने न्यायाधीश थे, उन्होंने फैसला सुनाया। उनको भोज पर बुलाया महाराज सिंधिया ने, और के एम मुंशी को भी भोज पर बुलाया था, वकील अपोजिशन को भोज पर बुलाया, और ये कहा कि मैं चाहता हूं कि सोनान व्यास को सजा हो। मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स इस आदमी के खिलाफ हैं। तो बैरिस्टर ब्रजकिशोर चतुर्वेदी ने कहा ठीक है महाराज, इस्तीफा महाराज जो आप चाहेंगे फैसला होगा। शाम को उन्होंने फैसले में लिखा कि एक स्वाभिमानी ब्राह्मण को, विद्वान ब्राह्मण को निर्दोष फंसाने का जो षड्यंत्र रचा है बिना प्रमाणों के आधार पर महाराज सिंधिया ने, पूरा फैसला उनके खिलाफ है महाराज के, और उसमें इस्तीफा दिया उस फैसले के बाद बैरिस्टर ब्रजकिशोर चतुर्वेदी। वो बैरिस्टर ब्रजकिशोर चतुर्वेदी विक्रम विश्वविद्यालय के आरंभिक निर्माताओं में एक रहे। बाद में वो उज्जैन में सुबह साहब होकर भी आए, कलेक्टर ICS थे उस युग के। सुमन जी उनको अक्सर अपना निर्माता रूप में लेख भी करते थे, अटल जी उनको अपना गुरु मानते थे। ऐसे स्वाभिमानी लोग हुआ करते थे। अक्सर मैं कहता हूँ कि आगे आगे कोई मशाल इसीलिए चलता था, हाय क्या नाम था उस शख्स का किसी ने पूछा भी नहीं। अब तो ये आ गया है दौर की, जैसे ये जो विक्रम विश्वविद्यालय बना, यही जो कालिदास समारोह बना, मैं महसूस करता हूँ कि ये भी एक समग्र क्रांति का, व्यास जी का दूसरा रूप है। इस शहर में कितने लोग जानते हैं मैं नहीं जानता। असल में व्यास जी महाराज इस समग्र क्रांति से यहाँ क्यों मुड़ गए कि ये सांस्कृतिक क्रांति की ओर आए। ये जो परिवर्तन मैंने पकड़ा वो सिर्फ 2 शब्दों में मैं बताना चाहूँगा। मुझे लगता है कि सूर्यनारायण